नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी मुख्यालय में आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम, नवनियुक्त पदाधिकारी लेंगे पदभार। हवन पूजन से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। पदभार ग्रहण को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह। प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना। बीजेपी संगठन में नई ऊर्जा का होगा संचार। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की रहेगी मौजूदगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हवन पूजन के बाद आज पदभारी अपना पदभार भी ग्रहण करेंगे। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की थी, जिसमें अब पदभार ग्रहण का कार्यक्रम आज होगा। प्रदेश कार्यालय में तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में आज पदभार ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। नवनियुक्त पदाधिकारी आज पदभार ग्रहण भी करेंगे। वन पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत इस दौरान होने जा रही है। तो पदभार ग्रहण को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है और प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो बीजेपी संगठन में नई ऊर्जा का संचार भी इस दौरान होगा। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी रहेगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज क्या सभी पदाधिकारी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से अभी हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जो है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई थी और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जल्द ही जो है जो प्रदेश की कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं जिनको नामित किया गया है वह जल्द ही वो अपना पदभार जो है ग्रहण करेंगे। और ये कहा जा रहा था कि कुछ वक्त के बाद जो है जैसे ही नवरात्रों का प्रारंभ होगा उसके बाद जो है ये पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो आज जो है पदभार ग्रहण होगा 10:30 बजे जो है हवन पूजन प्रारंभ कर दिया जाएगा। हवन पूजन के पश्चात जो है पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान जो है कहीं ना कहीं बड़े अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो भारी संख्या में कार्यकर्ताओं भी जुटेंगे। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मौजूद रह सकते हैं, संगठन में मंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो है तमाम चाहे प्रदेश महामंत्री हों, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, वह सभी आज पदभार ग्रहण करने के लिए जो है बीजेपी मुख्यालय जो है पहुँचेंगे। तो निश्चित तौर पर आज जो है कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है नई ऊर्जा का संचार उनमें करना है, किस तरह से जो है आने वाले वक्त के जो 2027 चुनाव में उसमें मिशन में जुटने के लिए उनको से आह्वान किया जाएगा। और जो बूथ लेवल तक जो है फिर इनके द्वारा जो है अपने अपने जिलों की जिस तरह की जिम्मेदारी भी मिली है, जिला प्रभारी के तौर पर भी कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। तो वह भी अपने जनपदों में जाकर के वहाँ जिला की कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे। बूथ लेवल तक की कार्यकारिणी है उस पर नई ऊर्जा का संचार करने का काम करेंगे। तो जिस तरह से आज ये पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम रखा गया है तो 10:30 बजे हवन पूजन के साथ जो है कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह हो जाएगी। जी योगेश, क्योंकि 2027 से भी इसको जोड़ा जा रहा है और काफ़ी समय अब नहीं है, ऐसे में क्योंकि ये सभी तमाम लोग अपनी कुशलता को भी प्रदर्शित करेंगे और क्षेत्रों में भी जाएंगे, दौरा करेंगे। आखिर किस तरह की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी इस दौरान, क्योंकि पहली ही बैठक होगी सभी पदाधिकारियों के साथ? देखिए बिल्कुल जिस तरह से आज पदभार ग्रहण करेंगे उसके बाद जो बैठक होगी इसमें नई ऊर्जा का संचार इनके अंदर किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2027 के चुनाव को लेकर के जो नए पदाधिकारी हैं इनकी परीक्षा है कि किस तरह से ये है जनपदों में जाकर के अपनी पार्टी लेवल की जो बूथ लेवल तक के जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से साथ लेकर चलते हैं, किस तरह से उनको जो है जीत के मंत्र को लेकर के देने का काम करते हैं, किस तरह की नई रूपरेखा का तैयार करते हैं, किस तरह से आने वाले वक्त में जो है चुनाव को जीता जाए, जन जन तक जो है जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम हो। तो इसमें देखना होगा कि किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि जो नए नए पदाधिकारी हैं इनकी कहीं ना कहीं ये बड़ी कठिन परीक्षा होगी 2027 को लेकर के। और आज जिस तरह से पदभार ग्रहण कर लेंगे उसके बाद 2027 के मिशन में इनको जुटना है, उसके चलते जो है जिला की बैठक करनी है। जिले के तमाम जो अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं इनके साथ इनकी बैठक होगी और बैठक में जो है जो पार्टी लेवल का कार्यक्रम है उनको बताने का काम करेंगे। बूथ स्तर तक कार्यक्रम कैसे होंगे, कैसे उनको जो है वहाँ संचार किया जाएगा नई ऊर्जा का। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं उनको जन जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी इन पर है, क्योंकि 2027 के चुनाव तक ये सभी जो अवेयरनेस के कार्यक्रम है ये सभी वहाँ पर उनको करने हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती इनके सामने
सामने है। और अब देखना होगा कि पदभार ग्रहण करने के बाद किस तरह से नई टीम जो है नई ऊर्जा के साथ जो है फील्ड में जुटती और डटती है, उसके बाद किस तरह के परिणाम जो है सामने आने शुरू होते हैं और 2027 के लिए किस तरह से मिशन बनाते हैं, किस तरह की रणनीति तैयार करते हैं। जी योगेश, जैसे कि ये नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि इस बार एज फैक्टर पर भी काफ़ी फोकस जो है वो किया गया है। युवाओं को बड़ी संख्या में मौका मिला है, तो क्या अब युवा जोश भी देखने को मिल सकता है और किस तरह की चीज़ों पर फोकस किया गया है इस कार्यकारिणी को लागू करने में? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि युवाओं पर खास तौर पर फोकस किया गया है कि युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। इस फैक्टर बिल्कुल इसमें आप मायने रखता है, क्योंकि इन्होंने जो है इस बार जो है जितने भी युवा जोश है उनको शामिल कर किया है। चाहे वह नेहा जोशी की बात कर लीजिए, महिला की अगर हम बात करें तो उसमें आशा नोटियाल प्रदेश उपाध्यक्ष की उनको जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी महिला को दी गई है, दीप्ति रावत उनको बनाया गया नेहा जोशी। तो यानी कि महिलाओं को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी रखी गई है, ताकि वह भी महिलाओं के बीच जाकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब भी एक पार्टी लेवल पर कार्यक्रम होता है तो उसमें बड़ी संख्या में जो है युवा भी पहुंचते हैं, पुरुष पहुंचते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या में बड़ी कमी रहती है। और वहां तक जाने के लिए, उनको जो है कन्विंस करने के लिए, उन तक जो है सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए महिलाओं को भी मौका दिया गया है और वह भी अपने जनपदों में जाकर के वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे, महिलाओं से मुलाकात करेंगी और उसके साथ साथ पार्टी लेवल के जो कार्यक्रम है उनको बताने का काम करेंगे, योजनाओं को बताने का काम करेंगे, ताकि जो है महिला भी बड़े व्यापक स्तर पर जो है पार्टी से जुड़े, पार्टी की नीतियों से जुड़े। तो कहीं ना कहीं 2027 का मिशन को ध्यान में रखते हुए पूरा तालमेल जो है, चाहे वो युवा जोश का हो, चाहे महिला समीकरण का हो, तमाम जो समीकरण बिठाकर प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी। और आज पदभार ग्रहण करने के बाद देखना होगा कि अब 2027 के मिशन को किस तरह की चुनौती मानकर जो है सभी पदाधिकारी लड़ते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। काशीपुर में 21 सितंबर की रात शहर में निकले जुलूस ने अचानक हिंसक रूप ले लिया है। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। अब पुलिस ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल अली खान चौक से निकला बिना अनुमति का जुलूस वाल्मीकि बस्ती होते हुए शहर की ओर बढ़ा। अचानक भीड़ बेकाबू हुई और पुलिस पर पथराव भी कर दिया गया। भीड़ में लाठी डंडों से लैस लोग भी शामिल थे। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्यों की पहचान भी की जा रही है। दिनांक 21 सितंबर की रात्रि को काशीपुर में बिना अनुमति एक जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 400 लोग शामिल थे, जिससे यातायात की और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए और कानून का पालन कराने के लिए निर्देश दिए, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया तथा 10 अन्य को भी हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। और संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की ओर से देखने को मिली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बिना अनुमति के एक जुलूस निकाला गया था और जिसके बाद उस जुलूस में बवाल हो गया था, वो हिंसा का रूप ले लिया था, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ तथा अपने पुलिस वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपना एक्शन दिखाया और स्थिति को कंट्रोल कर लिया। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल ये था कि बिना अनुमति के आखिर किसके इशारे पर ये जुलूस निकाला गया था। समाजवादी पार्टी नदीम अख्तर इसमें मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस हिंसा में घी डालने का काम किया था, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि और भी इस पर जांच चल रही है, आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जो भी आरोपी होगा उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक लगभग कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है सर, और पुलिस क्या कुछ कह रही है, कितने अभी और ऐसे आरोपी हैं जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 3 नाम के साथ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। कम से कम जुलूस में 400 से 500 लोग बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, आसपास के कैमरे खंगाल रही है, लगातार लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है और जो आरोपी है उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है। लगभग अभी आधे दर्जन से अधिक लोगों को जेल भेज दिया गया और 2 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस लगातार टीमों का गठन कर दिया, सारी टीमें अपना अपना काम करती हुई दिखाई दे रही। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि शहर में किसी भी तरीके की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिल्कुल असर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किच्छा उधम सिंह नगर के सिरोली कला में 2023 से अभी तक पालिका चुनाव घोषित न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उप जिलाधिकारी खटीमा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश भी जारी किए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 सितंबर की तारीख भी तय की है। दिसंबर 2023 से नगरपालिका किच्छा में चुनाव नहीं होल्ड कराया गया और एडमिनिस्ट्रेटर पिछले लगभग 2 साल से वहाँ पर नगरपालिका कार्यों का संचालन कर रहे हैं। पूर्व में वहाँ के 4 वार्ड्स हैं जो सिरौली कलां क्षेत्र में पड़ते हैं, जो पूर्व में सिरौली कलां गाँव रहा है, उसको अलग करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो उस पर भी कोर्ट ने पूर्व में स्टे दिया था, लेकिन आज कोर्ट के सामने ये बिंदु उठाया गया था कि जो चुनाव है वो संविधान के मुताबिक 2023 में हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक नगरपालिका बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। तो कोर्ट ने इसमें सुनवाई अभी जारी रखी है और 1 दिन बाद एसडीएम किच्छा को उपस्थित होने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता का कहना यह था कि जो सिरौली कलां के 4 वार्ड हैं उनको नगरपालिका का पार्ट बनाया गया था और लगातार वहां पर डेवलपमेंट एक्टिविटी नगरपालिका ने की है। पेपर लीक से गुस्साए छात्र छात्राओं ने सोमवार को काला ढूंढ के उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। 21 सितंबर को हुए स्थानक स्तरीय परीक्षा में हुई अनियमितता के संबंध में कुंवर क्लासेस की संचालक गीता कुंवर के नेतृत्व में दर्जनों छात्र छात्राओं ने काला ढूंढे उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की घटनाओं से छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका रहा है। छात्र दिन रात पढ़ाई कर के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। ऐसे छात्र छात्राओं को भारी निराशा भी होती है। पूरे प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई, जो कि पटवारी, लेखपाल, वीडियो, वीपीडीओ आदि संबंधित विषय से संबंधित थी। तो बच्चों ने इसमें लगभग 1-2 साल से बच्चे लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और मामला आया है कि कुछ जगहों पर अनियमितता पाई गई और सबसे बड़ी बात तो पेपर लीक हुआ। 4-5 पेज जो है परीक्षा से 10 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:30 बजे करीब वो प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया। इसके लिए देहरादून में और राज्य के अन्य जगहों में भी जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं, क्योंकि मैं इनकी संरक्षक हूँ और मैं गीता कुंवर क्लासेस कालाढूंगी से, तो बच्चे सुबह मेरे पास भी समस्या को लेकर के आए। दिन भर हमने चिंतन किया तो लगा कि हमारी मांगे जायज़ है। कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पे आए थे और इनके द्वारा जो कल पेपर लीक का मामला उठ रहा है उसके संबंध में ज्ञापन मुझे प्रेषित किया गया, जिसे सक्षम अधिकारी को भेज दिया जाएगा। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के गोरखा नगर में सोमवार शाम को 25वें मां दुर्गा महोत्सव का लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ नन्हे छोलिया कलाकारों ने विधायक अधिकारी का जोरदार स्वागत भी किया। वहीं छात्राओं की ओर से मां दुर्गा की स्तुति से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक अधिकारी ने कहा है कि गोरखा नगर के युवाओं की शानदार सोच के चलते युवा महोत्सव भव्य रूप से चला है और महोत्सव को भव्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग भी किया जा रहा है। साथ ही महोत्सव कमेटी ने विधायक अधिकारी से गोरखा नगर में बहुउद्देश्य भवन बनाने की भी मांग रखी है। यह ऐसा कोई सहयोग की बात नहीं है। मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा यहाँ के युवा साथियों को और इनकी सोच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके, देखो अपना तो ये माँ से वरदान मांग ही रहे हैं और हम लोगों को भी कृतार्थ करने का मौका दे दिया, इसके लिए मैं पूरा इनको बधाई दूंगा। और दूसरा, जैसे कि अभी आपने कहा, वास्तविकता है। देखिए, एक भवन की बात है, ये मुख्यमंत्री घोषणा में यहाँ पर बहुउद्देशीय भवन की बात गोरखा नगर के लिए की गई थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, और उसमें भी आज तक 2 साल तक कोई कदम न उठाना, ये बात समझ में नहीं आती कि किस प्रकार का भेदभाव एक ही प्रदेश में लोगों के साथ हो रहा है। हम तो कहेंगे कि भाई, जब इस लोहाघाट नगर में
पूरे नगर में इतने सरकारी भवनों का निर्माण हो चुका है। आप विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर सरकारी भवनों को देखिए तो शायद वो भी नजुल भूमि होगी। और यहाँ पर भी नजुल भूमि है जिसको 3 साल से लटकाया जा रहा है कि भाई नहीं ये तो भूमि का नहीं है, हम आपका भवन नहीं बना सकते। तो मैं तो सरकार से भी अनुरोध करूँगा और यहाँ के जिलाधिकारी से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप इसमें त्वरित कार्रवाई कर इसका निराकरण करें। कोटद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी अब आम जनता की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। ऐसे में स्मार्ट बिजली मीटर, लाल ढंग, चिल्लर खाल, मोटर मार्ग के मुद्दे समेत कुल 16 बिंदुओं पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार जनता को छल रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जनता की परेशानियों का समाधान नहीं किया तो वो लोग बड़ी संख्या में 3 अक्टूबर से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत भी करेंगे। इसमें जो इस समय ज्वलंत समस्याओं के रूप में राज्य सरकार ने कुछ योजनाओं को लागू करते हुए फौरी तौर पर कुछ जल्दबाजी में ऐसा काम कर दिया जिससे कि आम जनमानस इस समय बुरी तरह जो है पस्त है, त्रस्त है और वो अपने आप को एक उलझनों में घिरा हुआ महसूस कर रहा है। और इसमें सबसे पहली बात है कि स्मार्ट जो आपने मीटर लगाने की विद्युत विभाग ने कोशिश की वो बिल्कुल सरासर गलत है। जब पहले के मीटर अगर ख़राब थे तो उनको बदलने के लिए दूसरी बात होती, लेकिन वो मीटर तो सही थे तो बदलने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी ठेकेदार विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस काम को उनको देने का प्रयास किया और उनमें त्रुटियां बहुत है। यानी कि पहले 2 महीने का जो बिल 1500 रुपये या 2000 आता था किसी घर का, आज वो 2500 से ज़्यादा एक ही महीने का आ रहा है। इसका मतलब जो है जो मीटर लगाए गए हैं वो दोषपूर्ण हैं और क्वालिटी के मेंटेन करने में मैं समझता हूँ उनको देखा नहीं गया और जब उनको लाया गया तो उनकी जांच ठीक से नहीं की गई। तो इनको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए लगाने के लिए और इनको बदला भी जाना चाहिए, पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहिए। हर साल की तरह इस साल भी मां चामुंडा देवी मंदिर में भक्तों ने उत्थान समिति के नेतृत्व में मेरू पर्वत पर कलश यात्रा निकाली है। इस दौरान भक्तों का एक समूह पैदल कलश लेकर पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर तक जाने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान वन विभाग की टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भक्तों को बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद भक्तों और वन विभाग की टीम के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। पूरा मामला यह है कि बहुत प्राचीन मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, जिसको इनके अधिकारी वन्य जीव प्रतिपालक वाइल्ड लाइफ उत्तराखंड उन्होंने भी देखा है और उन्होंने माना है कि हाँ भाई यहाँ कुछ मूर्तियां हैं और इनको पूजा अर्चना की अनुमति दी जा सकती है। तो अनुमति तो हमारे पास है, संस्तुति ये लोग करते नहीं है। हर बार हमें यहाँ रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। क्या क्या लगता है किसकी खामियां है कि कोर्ट का कुछ मामला जो है पूरा है? इसमें कोर्ट का कुछ मामला नहीं है। जो इन्होंने 1972 धारा के अंतर्गत ये हमें रोक रहे हैं, उसी धारा के अंतर्गत जो है कोर्ट हमें अनुमति देता कि भाई जहाँ वन्य जीव प्रतिपालक है, वन्य जीवों का क्षेत्र है, उसके अंदर सीमित संख्या में और व्यवस्था बनाते हुए इनको अनुमति दी जा सकती है। ये क्यों नहीं दे रहे हमें अनुमति? हम ये पूछना चाह रहे हैं इनसे कि हर बार हमें रोकने का काम वन विभाग करता है यहाँ पे और हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है। मामला ये जो है स्थानीय मां चामुंडा देवी की उत्थान समिति के नाम से ये वो है। तो ये राजा जी टाइगर रिजर्व का कोर जोन क्षेत्र पड़ता है जहाँ चामुंडा देवी नाम से ये बता रहे हैं। तो इसमें बगैर माननीय सुप्रीम कोर्ट और NTCA की गाइडलाइनों के अनुसार ये है कि कोर जोन में किसी भी मानवीय गतिविधियों को पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। तो वहाँ पर पूजा यदि बात करें यहाँ नहीं, कभी सालों पुराना वो ऐसा रहा होगा, परंतु वर्तमान में टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद वहाँ पर ऐसा कोई मंदिर स्थापना के कोई वो नहीं है अवशेष। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को भारत की विकास गाथा के केंद्र में रखा है। मध्यम वर्ग की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को प्रधानमंत्री के विकास के दृष्टिकोण में एक मजबूत आवाज़ मिली है। उनके नेतृत्व में कर का बोझ कम करने, सुरक्षित पेंशन प्रदान करने और किफ़ायती
आवास और दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। नियमों को सरल बनाया गया है और सेवाओं का उपयोग आसान बनाया गया है, जिससे लाखों परिवारों का दैनिक जीवन सरल हो गया है। डिजिटल टैक्स फाइलिंग से लेकर बेहतर परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं तक जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर हमेशा ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रत्येक बजट और प्रत्येक सुधार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रतिबंधित किया है और उन्हें भारत की प्रगति में एक प्रेरक शक्ति के रूप में भी मान्यता दी गई है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए हैं। कई नियमों को सरल बनाया गया है और आयकर की दरों को भी कम किया गया है, जिससे लोगों को अपनी कमाई का अधिक हिस्सा अपने पास रखने में मदद मिली है। सरकार का फोकस स्पष्ट है, नागरिकों की बात को सुना जाए, प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाए। केंद्र बजट 2025-26 में एक बार फिर सरकार के इस इरादे को भी दर्शा दिया है। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई आयकर नहीं है। एक वेतनभोगी व्यक्ति अब 75,000 रुपये की मानक कटौती का दावा करने के बाद बिना कर चुकाए 12.75 लाख रुपए तक कमा सकता है। छूट और कम स्लैब दरों का संयुक्त प्रभाव कई परिवारों के लिए शून्य कर देयता सुनिश्चित करता है। इस उपाय से घरेलू खर्च को बढ़ावा मिलने, निवेश को प्रोत्साहन मिलने और समग्र उपभोक्ता में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसका सीधा लाभ मध्यम वर्ग को भी मिलेगा। तो 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई आयकर नहीं देना होगा। बिना कर चुकाए 12.75 लाख रुपए तक अब कमाई की जा सकती है। छूट और कम स्लैब दरों का संयुक्त प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कई परिवारों के लिए शून्य कर देयता सुनिश्चित की गई है। आयकर अधिनियम 2025 को 1961 अधिनियम की जगह लाया गया और नया कानून पुराने ढांचे के मूल पर प्रावधान को बरकरार भी रखता है। दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी इससे होगी। 2013-14 में केवल 3.91 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.19 करोड़ हो गए। भारत में मुद्रास्फीति में हाल के महीनों में उल्लेखनीय सुधार भी देखने को मिला है। वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर अंतिम आधार पर 1.55% रही। जुलाई 2025 का आंकड़ा जून 2017 के बाद से सबसे नीचे स्तर पर रहा। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।